नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं कि न्यूज की खास पेशकश, जिस पर बात करेंगे आईआईटी मेस खाने में चूहे और कीड़े। देश की नामचीन संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अक्सर किसी न किसी मामले को लेकर विवादों में बने रहते हैं। इस बार तो बड़ी लापरवाही की वजह से आईआईटी चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल आईआईटी रुड़की के राधाकृष्ण भवन की मेस पे खाने के सामान में चूहे मिले हैं और ये चूहे कढ़ाई, चावल, राशन आदि में दिखाई दी। ये सब देखने के बाद छात्रों ने मेस में हंगामा कर दिया। इतना ही नहीं, इसकी वजह से 400 से अधिक छात्रों को भूखा भी रहना पड़ा। सोशल मीडिया पर उसकी फोटो खूब वायरल हो रही है। आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि आईआईटी रुड़की के राधाकृष्ण भवन की मेस में दोपहर का खाना बना हुआ था। इस दौरान छात्रा खाना खाने के लिए मेस पहुंचे। उन्होंने मेस के किचन में जाकर देखा तो चूहे खाने में उछल कूद कर रहे थे। इस दौरान छात्रों ने इसका वीडियो भी बना लिया और अन्य छात्रों को भी मौके पर बुलाकर हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि देश का जाना माना संस्थान होने के बावजूद भी यहाँ पर साफ सफाई नहीं रखी जाती। वहीं इस खाने से छात्र बीमार भी पड़ सकते हैं। इस दौरान छात्रों के खाना बनाने वाले कर्मचारियों के साथ जमकर बहस भी हुई। हालांकि कर्मचारी छात्रों को समझाते रहे, लेकिन छात्रों ने किसी की नहीं सुनी। वहीं आईआईटी मीडिया सेल प्रभारी सोनिका श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि छात्र के भोजन की सुविधाओं के संचालन नियमितताओं को लेकर लगे आरोपों को उचित तरीके से जांच करेंगे। संस्थान सभी संविधानात्मक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है। 400 से अधिक छात्र बता दें कि भूखे भी रहे हैं। और अब बात करेंगे परिवार की पुकार, इंसाफ की दरकार। उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस प्रशासन उनको इंसाफ नहीं दिला रहा है। बहराइच में सांप्रदायिक तनाव फैलाने और 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में पुलिस ने 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने काम न्याय चाहते हैं, पुलिस सहयोग नहीं करे, उन्होंने पैसे लिए। उन्होंने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। जुलूस के दौरान हुई हिंसा में गोली लगने से रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। बहराइच हिंसा में मारे गए गोपाल मिश्रा के पत्नी का आरोप है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल जिस तरीके से परिजनों का आरोप है कि प्रशासन एक तो लापरवाही कर रहा है, साथ ही साथ पीड़ित पक्ष का साथ नहीं दे रहा है। जी, मैं आपको बता दूं, 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन में जो घटना घटी, उसमें जो मुख्य 2 आरोपी थे, वो दोनों कल देर शाम इनकाउंटर में घायल हुए और दोनों को जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उनको आज जेल भेज दिया गया। और सबसे अहम बात यह है कि उसकी मृतक की पत्नी जो है, उसका कल देर शाम जैसे ही ये दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ, जिसमें उसने जो है बयान किया है कि ये हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, ये इनकाउंटर फर्जी है।
और आज सुबह ही उसकी बहन, मृतक की बहन, मृतक के पिता और उसकी माता जी भी लगातार रोते बिखलते यही कहती नजर आई कि ये इनकाउंटर फर्जी है, उनके साथ पुलिस इंसाफ नहीं कर रही है। कहीं न कहीं बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठता दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन आखिर जो मुख्य आरोपी थे उनके तक पहुंचे, उनका इनकाउंटर हुआ, उसके बाद भी जो कई और आरोपी हैं वो अभी तक फरार चल रहे हैं, पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मृतक की पत्नी का लगातार और परिवार का यही कहना है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। जैसे उनका बेटा जो है मौत के घाट उतरा है, वैसे ही जो दोनों मुख्य आरोपी थे उनको भी पुलिस इनकाउंटर में ढेर कर देती। मृतक के पिता का कहना था कि उनके बेटे के सीने में जैसे गोली लगी, आखिर इनकाउंटर हुआ तो वो दोनों मुख्य आरोपियों के पैर पे कैसे गोली लगी, पुलिस ने पैर पर ही कैसे गोली मारी, पुलिस प्रशासन पर लगातार जो है मृतक के परिवार सवाल करते दिख रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल परिजन लगातार मांग कर रहे हैं इंसाफ की। उनका साफ तौर पर कहना है कि इंसाफ होना चाहिए। और अब बात करेंगे राजधानी की। हवा खराब। राजधानी दिल्ली शुक्रवार को प्रदूषण की चपेट में रही और वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के AQI 292 रहा। लिहाजा प्रदूषण के लेवल पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव करते देखा गया। बता दें कि अगर किसी इलाके का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 AQI होने पर संतोषजनक और 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है। अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच हो तो उस इलाके का AQI खराब माना जाता है और अगर AQI 301 के 400 के बीच हो तो बहुत खराब श्रेणी में होता है। 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे ह्यूमिडिटी 91% थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली की आबोहवा खराब होने लगी है, जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली की आबोहवा हुई खराब। पानी का किया गया छिड़काव। दिल्ली में AQI 291 देखा गया है। दिल्ली के प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली की आबोहवा खराब हो चुकी है और जिस तरीके से आज पानी का छिड़काव भी किया गया है। दिल्ली की आबोहवा बिगड़ने लगी है और वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बढ़ने लगा है और वायु गुणवत्ता सूचकांक इतना बढ़ गया है कि उसको अब दिल्ली में खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। यानी कह सकते हैं कि वायु की जो प्रदूषण है वो अब खराब श्रेणी में पहुंच गया है। अब ठंडक का मौसम जैसा माहौल भी दिखने लगा है कि यहाँ पर जैसे सर्दियों में धुंध छाई रहती है, बदली छाई रहती है और सुबह के समय एक अर्थ छा जाती है, इसी तरह का मौसम आज शुक्रवार को दिल्ली में देखने को मिला। और इसकी वजह सीधा तो साधा
वायु गुणवत्ता सूचांक को बढ़ने की दिशा में कहा गया और इसके साथ ही कहा गया कि इसकी वजह से आसमान में एक पतली परत जैसी धुंध की छा जाती है और छाई रही। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली का सबसे ज्यादा वायु गुणवत्ता सूचकांक वाला इलाका आनंद विहार के बस स्टैंड के आसपास का कहा गया, जिसकी नाप करीब 293 वायु गुणवत्ता सूचकांक में नाप की गई, जबकि इंडिया गेट के आसपास का 270 और द्वारिका सेक्टर 8 के आसपास के इलाके में 325 और इसके साथ ही साथ विवेक विहार में 324। तो ये कह सकते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार दिल्ली के तमाम कोनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक को सुबह दोपहर शाम 3 तरह से 3 कैटेगरी में मापने का काम कर रहा है कि सुबह में वायु गुणवत्ता सूचकांक कितना दर्ज हो रहा है, दोपहर में कितना है और शाम को कितना है। तो इस लिहाज से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने और वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज होने की रिपोर्ट दे रहा है और साथ ही साथ इस रिपोर्ट को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को भेज रहा है। दिल्ली सरकार वहीं इससे निपटने के लिए बैठकें कर रही है। मुख्यमंत्री आदित्य ने खुद बैठक की थी और इसकी सबसे पहले जो कार्रवाई के तौर पर और चुनौती के तौर पर लिया गया, कहा कि सबसे पहले दिल्ली के अंदर पानी का छिड़काव किया जाए। जो आसमान में धूल के कण छाए हैं और वायु प्रदूषण में जो कार्बन आसमान में छाया है वो पानी के छिड़काव के जरिए जमीन में गिरे, ताकि ये जो पतली परत धुंध की छा जाती है उससे निजात मिले। इसके साथ ही साथ सरकार एक और बड़ी बैठक करके इस फैसले को भी ले रही कि अगर इसी तरह से वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ता रहा और इसका अगर आंकड़ा 450-500 पहुंचता है तो क्या ऑड इवन पहले की तरह लगाना पड़ेगा, जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान ऑड इवन वाहनों पर लगाया था। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी दिल्ली सरकार लगातार बैठक कर रही है और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजे। वही केंद्र सरकार के तरफ से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इस पर नजर बनाए हुए और अपने इनपुट केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों को लगातार देख रहा है। अब ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार बढ़ते हुए वायु प्रदूषण पर किस तरह से लगाम लगाती है या फिर खराब होते वायु गुणवत्ता सूचकांक पर किस तरह से नियंत्रण करती है। इन तमाम चीजों के लिए इंतजार होगा। फिलहाल दिल्ली की जनता के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, खासकर अधिक उम्र के लोग और उन लोगों के लिए जिनको सांस की बीमारी है, उनके लिए ज्यादा दिक्कत बढ़ती नजर आ रही है। ये थी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और बता दें कि राजधानी की हवा हुई खराब, फिलहाल इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे स्वाभिमान यात्रा का आगाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार के भागलपुर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा करके अपनी 5 दिन की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू की है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा धर्म की रक्षा और दंगों को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि ये किसी राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है। बता दें कि 5 दिन की इस यात्रा का समापन मुस्लिम बहुल किशनगंज में होगा। ये यात्रा धर्मों रक्षित रक्षिता, ये धर्म की रक्षा के लिए है, हिंदू को एकत्रित करने के लिए है। ये किसी को डराने के लिए नहीं है, ये दंगा करने के लिए नहीं है, दंगा रोकने के लिए है। ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी जो हिंदूवादी लोग हैं, हिंदुओं को बचाने के लिए, एकत्रित करने के लिए वो लोग आए। आरजेडी के लोग भी आए हैं, जदयू के लोग भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कम्युनिस्ट के भी लोग हैं, हमारे साथ हर पार्टी के हिंदूवादी लोग हैं जो अपने को मेरे साथ यात्रा में जोड़े हैं। ये किसी राजनीतिक दल का नहीं है। और अब बात करेंगे यूसीसी की बारी। खासते आ रही उत्तराखंड में अब जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है। विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि सभी को समान न्याय और समान अवसर मिले, इसके लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है। डीएम सविन बंसल पहुंचे मसूरी और मॉल रोड का बाधा निरीक्षण किया है। बता दें कि सीएम धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। ऐसे में समिति के फाइनल नियमावली का ड्राफ्ट सौंपने के बाद पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि यूसीसी उत्तराखंड में 9 नवंबर को लागू हो जाएगा। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं और हर मौके पर और हर निर्णय पर, जब पहला निर्णय हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में किया था उस समय भी, और मुझे याद है 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव और ये संकल्प हमारी पार्टी का प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हमारी सरकार सबसे पहला निर्णय समान नागरिक संहिता को राज्य के अंदर लागू करने और विधेयक के रूप में लाने के लिए हम पहला निर्णय लेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं आभारी हूं। अगर मुझसे बार बार अनेक स्थानों पर मैं जाता हूं तो वहां मुझे सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आप इसका श्रेय किसको देते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही यूसीसी जो है उत्तराखंड में लागू होने वाला है और जो स्थापना दिवस है उसी दिन इसे लागू करने की घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस संबंध में पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर वो खुद राज्य को यूसीसी की सौगात देंगे। और आज इसी कड़ी में जो यूसीसी की नियमावली के लिए जो समिति गठित की गई थी, उस समिति की तरफ से जो पूरा ड्राफ्ट है नियमावली का, वो राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी भी वक्त इस संबंध में शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक बुला सकते हैं जैसी, और इस बैठक में इस नियमावली पर अध्ययन किया जाएगा। और ऐसा मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के वासियों को यूसीसी की सौगात दे सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि ये
जो यूसीसी सरकार ला रही है ये राज्य की जनता की डिमांड नहीं है, बल्कि ये भाजपा के एजेंडा है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि 2022 के इलेक्शन से पहले जनता के समक्ष मुख्यमंत्री ने ये वादा किया था और उसी वादे को सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की दिशा में धामी सरकार एक कदम बढ़ गई है, लेकिन क्या स्थापना दिवस के अवसर पर ये सौगात उत्तराखंड को मिलेगी या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल समिति ने सीएम धामी को नियमावली सौंप दी है। माना जा रहा है कि 9 नवंबर तक इसे लागू किया जा सकता है। केजरीवाल का निशाना बीजेपी परिवार। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं के बंद किए जाने पर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैंने बिजली फ्री की इसलिए मुझे जेल भेजा गया, मनीष सिसोदिया ने शिक्षा फ्री की इसलिए उनको जेल भेजा गया और सत्येंद्र जैन ने फ्री इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनवाए इसलिए उनको जेल भेजा गया। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अच्छी शिक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में अब फिर से मुख्यमंत्री जय भीम योजना को शुरू किया जा रहा है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हमने 2017 में मुख्यमंत्री जय भीम योजना शुरू की थी, जिसके तहत सरकार SC, ST, OBC, EWS के छात्रों को कोचिंग में मदद दी जाती थी, लेकिन बाद में इस योजना को बंद किया गया। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। और बटन ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।